अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें आज कुछ ज़्यादा अपडेट्स वाली नहीं हैं क्योंकि संडे है और संडे को ज़्यादातर खबरें नहीं हुआ करती। और ज़्यादा जो एक इस वक्त आप कह लें कि रूटीन के ऊपर जो तबसरे तज्जिए हो रहे हैं वो इकोनॉमिस्ट की स्टोरी के ऊपर हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें नई ज़रूर आई हैं जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी डिस्कस हो रही हैं। एक तो जनाब शाहजेब खानज़ादा जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ कहीं किसी मॉल पर हैं गालिबन, और आउट थे कहीं, लेकिन उनके साथ एक शहरी ने, अब आप जो भी कह लें, बदतमीजी की या उनको आईना दिखाया। पीटीआई वाले कहेंगे आईना दिखाया, जो दूसरे उनके मुखालिफ हैं वो कहेंगे बदतमीजी की। तो बहरहाल उनके साथ एक नाखुशगवार वाक़या ज़रूर पेश आया और उनको काफ़ी ज़्यादा उन्होंने तज़हीक अमेज़ लहजे में जो है गुफ्तगू भी की उनके साथ और फिर उसकी वीडियो भी बनाई। तो इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करते हैं। इस पर काफ़ी रिएक्शन आ रहा है। समा टीवी काफ़ी बुरी तरह से प्रोलैप्स कर गया और इसके जो मुख्तलिफ एंकर्स हैं या तो उन्हें निकाला जा रहा है या वो छोड़ के जा रहे हैं या उनकी सैलरीज के ऊपर कट लगाए जा रहे हैं। तो ये सब क्या हुआ है, अच्छा खासा चलता इदारा क्यों कर इस नहज पर पहुंचा है, इस पर भी बात होगी। उज़्मा कारदार साहिबा की एक बड़ी दिलचस्प सी वीडियो जो है वो गर्दिश कर रही है जिसमें वो बता रही हैं कि मरियम नवाज साहिबा इमरान खान साहब के हवाले से पूछती हैं उनसे, जब वो पीटीआई छोड़ कर आई थी तो उन्होंने क्या उनके बारे में राय दी। इसके अलावा अलीमा खान साहिबा से मुतल्लिक भी एक खबर है जो इस व्लॉग का हिस्सा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले आज बात कर लेते हैं जी कि जो सिचुएशन है उसमें 27वीं तरमीम के बाद जो एक क्रिटिसिज्म का सिलसिला जारी था। इकोनॉमिस्ट की स्टोरी छपी और बड़ी कामयाबी के साथ सारी जो डिस्कशन है उसको दूसरी तरफ मूव कर दिया गया और सारी बातचीत जो है वो बुशरा बीबी साहिबा, इमरान खान साहब और उनके ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गई। और उससे ये तासुर और ज़्यादा तकवीत पकड़ गया कि ये जानबूझ कर किया गया है ताकि सिचुएशन को किसी भी तरह डाइवर्ट किया जा सके। लेकिन अब सवाल ये है कि ये एक आर्टिकल आया, उसके बाद जब उसके ऊपर एक बाकायदा ट्रांसमिशंस के साथ टीवी स्क्रीन्स पर डिस्कशंस शुरू हुई और फिर उसके बाद अखबारात भी अगर आज के आप देखें तो वो सारे अखबारात जो हैं वो उसी इकोनॉमिस्ट की जो स्टोरी है उसको उसी तरह से छाप कर उसके ऊपर मुख्तलिफ तबसरे तज्जिए भी कर रहे हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि जैसे इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इसको हाईलाइट किया गया पाकिस्तानी मीडिया में, और उसके बाद फिर जाहिर है जो पीटीआई का सोशल मीडिया था उन्होंने उसको काउंटर भी करना था, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्टोरी डिस्कस हुई और 27वीं जो तरमीम थी ये कहीं पीछे रह गई। वैसे इकोनॉमिस्ट के बारे में ये भी खबर मिली है कि ये जो आर्टिकल है ये जो मेन उनका पेपर है इकोनॉमिस्ट उसके अंदर नहीं छपा, बल्कि ये उनकी एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, एक मैगजीन टाइप, और वो जो एक यानी आप समझ लें जैसे मुख्तलिफ आपकी होती है ना पब्लिकेशंस, तो उसी तरह की एक पब्लिकेशन ज़रूर है वो, लेकिन वो दी मेन इकोनॉमिस्ट नहीं है। ये नजम सेठी साहब भी उस दिन बात कर रहे थे, कुछ आज और लोगों ने भी इसी तरह की स्टोरी बताई है। लेकिन बहरहाल आर्टिकल छपा और उसके बाद जो उसका रिएक्शन आया वो आपने देखा। अब उसके बाद सूरत हाल ये बनी है कि 27वीं तरमीम का जो मामला था वो थोड़ा सा पीछे ज़रूर गया, लेकिन अब दोबारा से कुछ खबरें आ रही हैं कि जो जजेस हैं वो इस्तीफ़े कौन कौन से देने जा रहे हैं जजेस, और आगे जो वकला मूवमेंट है उसके लिए भी बातें हो रही हैं। ये भी खबर मिली है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को भी वकला तहरीक के लिए अप्रोच किया गया है। इसी तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कराची बार से अपना पहला खिताब करने जा रहे हैं। तो इस तरह बहुत से लोग हैं जो अब समझ रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं पीछे खिचड़ी पक रही है कि कुछ ना कुछ तो अपना जो प्रोटेस्ट है वो रिकॉर्ड कराया जाए, कोई ना कोई मूवमेंट किसी हद तक शुरू तो की जाए कम अज़ कम। तो अब इसके ऊपर देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन आज जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के जो रिमार्क्स थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे, जिन्होंने बड़ी जिसको कहते हैं 27वीं तरमीम के बाद एक बेचैनी का इजहार किया है और उन्होंने ये बात कही कि ऐसा लग रहा है कि एक अना की वजह से जो है सिस्टम को बिल्कुल ख़राब करके रख दिया गया है और इसके बाद तो जिस तरह के हालात में ले जाया गया है हाई कोर्ट को, इसके तो बखिए उधेड़ दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब ऐसा लगता है कि करप्शन के लिए आपने दरवाजे खोल दिए हैं। जिस अंदाज से आपने एग्जीक्यूटिव के ने अदलिया के साथ ये सारा रवा रखा है सलूक 27वीं तरमीम के बाद, तो इसमें जो आज़ाद अदलिया है वो तो अपना
ऐसा लगता है कि बिल्कुल वजूद ही खो चुकी है। तो अब बहुत से लोग पहले से ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब हैं उनको भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जो एक लिस्ट हुकूमत ने बनाई हुई है उसमें उनका भी कहीं नाम है और उनको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहीं और भेजा जा सकता है। तो लेट्स सी जी किस किस की बारी आती है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं जहाँ इस्तीफ़े दे रहे हैं वहीं बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद इस्तीफ़ों के बजाय अभी भी थोड़ा सा मज़ीद रेजिस्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि सिस्टम में वो क्या सिस्टम में रहते हुए भी वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं सिस्टम के लिए, या कम अज़ कम अपनी आज़ादी के लिए कुछ जद्दोजहद कर सकते हैं। तो लेट्स सी इसके ऊपर अब क्या मज़ीद हमें शेप नज़र आती है। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो इसी हवाले से ख़बर जुड़ी हुई है वो ये भी कि पंजाब हुकूमत ने अलीमा खान साहिबा की जायदादों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है और इसके साथ साथ नैब ने इसके हवाले से मुख्तलिफ इदारों को नोटिफिकेशंस भी जारी कर दिए हैं। तो अब इसमें बराह रास्त यही इसका मकसद नज़र आ रहा है कि अलीमा खान साहिबा भी टारगेट पर हैं और जहाँ पहले उनके बैंक अकाउंट फ्रीज़ किए गए हैं, उनका पासपोर्ट भी ब्लॉक कर दिया गया है, उनकी जो CNIC है उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है, उनके कोई 10-12 मरतबा जो है वो वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए हैं और उसके बाद अब उनकी जायदादों के ऊपर भी नज़र है तो उनकी जायदादों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो भी ऐसी शख्सियत नज़र आती है कि जहाँ पर जो इमरान खान साहब के लिए स्टैंड लेती है उसके ऊपर जो है वो एक प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की जाती है। अलीमा खान साहिबा मेरा नहीं ख्याल है कि इस किस्म के टैक्टिक्स से कोई परेशान होंगी। वो पहले बड़ा क्लियरली कह चुकी हैं कि आप जो भी कर लें, गिरफ्तार करना है, जेल में डालना है, कुछ भी करना है कर लें, हम अपने भाई के साथ खड़े हैं और खड़े ही रहेंगे। तो ये उनकी तरफ से जो है वाज़ेह जवाब है। लेकिन अब विक्टिमाइजेशन जो है वो किसी भी जगह पे किसी भी सतह पे जाके रुक नहीं रही है। वो हमें नज़र आ रहा है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप जो है वो विक्टिमाइजेशन का लिया जा रहा है। अब आ जाते हैं जी जो मैंने आपको स्टोरी बताई कि समा टीवी जो है वो बुरी तरह से कोलैप्स कर रहा है, तो उस हवाले से भी खबर यूँ सामने आई शुरू में कि समा टीवी के जो ऑनर हैं अलीम खान साहब, अगरचे पहले तो उनकी बड़ी तारीफ सुन रहे थे कि बड़े बोनस वगैरह देते हैं और बड़ा अच्छा वहाँ पे वर्कर्स का ख्याल रखा जाता है, लेकिन अब खबर ये आई थी कि पिछले दिनों उन्होंने जो उनके भारी भरकम एंकर्स हैं, तनख्वाहों के हिसाब से भारी भरकम एंकर्स हैं, उनकी कुछ सैलरीज पे कट लगाए हैं और ज़्यादातर लोग जो हैं वो 30% उनकी कटौती की गई है तनख्वाहों से। उसके बाद फिर ये खबर भी आई कि नजम सेठी साहब जो हैं वो यहाँ से जा रहे हैं। अब नजम सेठी साहब ने बाकायदा इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी कि वो दुनिया टीवी को ज्वाइन कर रहे हैं, आमिर महमूद साहब का चैनल, और समा टीवी को उन्होंने खैरबाद कह दिया है। इसी के साथ आज इफ्तिखार अहमद साहब ये भी समा टीवी से वाबस्ता थे और इन्होंने भी आज एक्स प्लेटफॉर्म पर आके ये अनाउंसमेंट की है कि उन्होंने भी समा टीवी से इस्तीफ़ा दे दिया है। इसके साथ साथ कुछ लोगों का ख्याल है कि तलत हुसैन साहब को भी शायद समा टीवी से जल्द ही जाना पड़ेगा या वो चले जाएंगे। उनको भी पता है कि उनके लिए भी यहाँ पे हालात कुछ ज़्यादा साजगार नहीं है, तो मुमकिन है कि वो खुद ही किसी और चैनल की तरफ मूव कर जाएं। तो इस तरह से समा टीवी जो कि एक दौर में आप कह सकते हैं कि नंबर 2, नंबर 3 चैनल हुआ करता था, जब इसको प्रोफेशनल बुनियादों पर चलाया जा रहा था, वो चैनल जो है वो अब बुरी तरह से कोलैप्स कर रहा है। ना सिर्फ ये कि रेटिंग में वो पीछे रह गया, बल्कि जो उसकी एक इमेज बिल्डिंग की गई थी कि जी वहाँ पे जो मामलात हैं कम अज़ कम जो आपका स्टाफ है उसके हवाले से, वो भी अब जो है वो ख़राब हो गए हैं और अब उसकी रैपो ये बन गई है कि लोग अब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि ये कोलैप्स कर रहा है। और अलीम खान साहब जो अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा अमीर कबीर इंसान है और उनके ज़ाहिर है वो सिर्फ कोई समा टीवी पे डिपेंडेंट तो नहीं हैं, उनके तो बेशुमार बिजनेसेस हैं, तो हाउसिंग सोसाइटियों के मालिक हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी तंगी तो नहीं है पैसे की कि वो चैनल ना चला सकते हों। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि जब आप प्रोफेशनल बुनियादों से हट के सियासी बुनियादों के ऊपर चीज़ों को ख़राब करते हैं तो आपके इदारे तबाह बर्बाद होते हैं, या आप किसी भी इदारे के ऊपर जो है वो आजमा के देख लें। यही हाल आप अदलिया का कर रहे हैं। अगर आप मीडिया चैनल्स पर आते हैं तो आप मीडिया चैनल्स की क्रेडिबिलिटी देख लें। आज हर मीडिया चैनल जो है वो कोलैप्स कर रहा है। क्यों कोलैप्स कर रहा है? क्योंकि आपने सारे का सारा जो एडिटोरियल कंट्रोल है वो आपने अपने चैनल ओनर्स और उनके थ्रू फिर पीछे इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट को दे दिया है। उसकी वजह से आप वो चीज़ें दिखाते ही नहीं हैं जो अवाम देखना चाहते हैं। और जब आप एक ट्रूली वन साइडेड और बिल्कुल एक एक तरफा बायस्ड किस्म की रिपोर्टिंग करते हैं तो फिर लोग आपको देखना छोड़ देते हैं, आपको मुस्तरद करते हैं। नतीजतन आपके पास जाहिर है कि वो नहीं रेवेन्यू जनरेट होता और फिर आप अल्टीमेटली जो है उसका गुस्सा जो है वो जाहिर है अपने वर्कर्स पर निकालते हैं। और हर मीडिया चैनल जो है वो इस वक्त इसी तरह खसारे में जा रहा है। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रही हूँ। बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जहाँ पर सालों साल से तनख्वाहों में कोई इंक्रीमेंट नहीं लगे हैं। महंगाई कहाँ की कहाँ चली गई है, लेकिन कोई इंक्रीमेंट नहीं लगे हैं। इसी
इसी तरह से बहुत से चैनल्स पे डाउन साइजिंग हुई है, वो भी आपके इल्म में है। बहुत से चैनल्स को बाकायदा शट डाउन कर दिया गया और बहुत से चैनल्स में तनख्वाहों पे कटौतियां करके किसी न किसी तरह स्टाफ को बस रिटेन किया गया। तो ये सारी खबरें हर आपको दूसरे चैनल से नज़र आ रही हैं। मज़े सिर्फ लगे हुए हैं बड़े बड़े एंकर्स के जो 50-50 लाख तनख्वाहें लेते हैं, जिनकी मराहत हैं, लेकिन उनसे भी अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आगे जाके जो ऑनर्स हैं वो तंग पड़ जाएंगे, क्योंकि जब आपकी रेटिंग नहीं होती, जब आपको मुसलसल इतने पैसे देते चले जा रहे होते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ऑनर्स को भी जाके लगता है कि भाई ये भी तो हमारा नुकसान ही, हम इतने पैसे उनको दे रहे हैं, क्यों ना हम अपने पास रखें और कोई दरमियाना सा एंकर रख लें, सस्ता सा एंकर रख लें। जब रेटिंग ही नहीं आ रही तो फ़ायदा क्या है किसी बड़े एंकर को रख के। तो अभी पिछले दिनों जावेद चौधरी साहब को आपने देखा एक्सप्रेस से फायर किया गया और अब उसके बाद मज़ीद जो लोग हैं वो आहिस्ता से पीछे हट रहे हैं, हटाए जा रहे हैं। और बाकी जो हम जैसे एंकर्स थे वो तो बेचारे वैसे ही इस चक्कर में मारे गए कि चलो जी आप क्यों हक सच की बात करें, हमारी तनख्वाहों का तो कोई इशू नहीं था, मेरी तो बहुत ही मामूली से तनख्वाह थी। तो उस हिसाब से ये यानी जो आप ये कहें कि जो इन चैनल्स पर लोगों का जाना आना, ये सारा इन्होंने अपने हाथ से तबाह बर्बाद किया। मैं समझती हूँ अगर आप अपने लिए फ्रीडम फाइट नहीं कर सकते थे तो फिर आपने यही देखा कि वो एक कंट्रोल कठपुतली बन के रह गए आप, और अल्टीमेटली आपका जो एक बिजनेस इस्टेब्लिश हुआ था, जो आपके चैनल्स ने फ्लरिश किया था, वो सारे चैनल्स जो हैं अब वो उनका भट्टा बैठ चुका है। रही सही कसर जो है वो सोशल मीडिया ने निकाल दी है। जितने भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं वो सोशल मीडिया पर जाकर खुलकर बात करते हैं, सच्ची खबरें देते हैं। बहुत से लोग झूठी भी देते हैं, लेकिन जो भी खबर है सच्ची है या झूठी है वो आपको उस पर सोशल मीडिया पे मिल जाती है। और चैनल्स जो हैं वो एक कंट्रोल्ड किस्म का नैरेटिव फैलाने में मसरूफ़ है, जो कि अवाम फिर मुस्तरद कर देते हैं। तो यही हाल जो है मुझे तो कमोबेश लग रहा है कि समर टीवी का हुआ है। अच्छा खासा जो एक इस्टेब्लिश चैनल था और एक प्रोफेशनल उसका इन्वायरमेंट हुआ करता था, मैंने थोड़े अरसे काम किया है उसमें, मुझे अफसोस होता है उसको देख के कि उसको किस तरह से इन्होंने ख़राब किया है। तो ये जो पॉलिटिशियंस का चैनल्स को ओन करना है, मैं वैसे ही इसके हक में नहीं हूँ, क्योंकि आपने अगर सियासत करनी है तो ये हो नहीं सकता कि जो आपकी पॉलिसी है वो आपके चैनल के ऊपर असरअंदाज ना हो। ये हो नहीं सकता कि आपका चैनल आपके हवाले से बायसनेस ना शो करे। अब ये क्या हो सकता है कि अलीम खान के ऊपर कोई करप्शन का स्कैंडल हो तो समा टीवी जो है वो उस स्कैंडल के ऊपर बात कर रहा होगा या उसको उस पर मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएगा या उस स्कैंडल को हाईलाइट करेगा? मुमकिन नहीं है। तो जब आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं तो ऐसी चीज़ों में आप कम अज़ कम इन्वेस्टमेंट ना करें जहाँ पर आपको पता है कि जिन इदारों को कम अज़ कम इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि वो अपनी एक आज़ाद ओपिनियन दे सकें। लेकिन यहाँ पर अब आपको पता है कि कितने सारे पॉलिटिशियंस हैं जो कि अपने अपने चैनल्स खोल के बैठे हैं, और जिन्होंने नहीं भी खोले हैं उनके वो इतने पैसे दे दे के उनके मुंह भर देते हैं दूसरे चैनल्स का कि उसके बाद वो उनके खिलाफ बात करने जोगे रहते ही नहीं हैं। बहरहाल एक जो आज वीडियो बड़ी वायरल हुई है वो शाहजेब खानज़ादा साहब की है। शाहजेब खानज़ादा साहब जो कि जियो न्यूज़ के 10 बजे के प्रोग्राम के मेन एंकर हैं और पीटीआई के लोग जो हैं उनके ऊपर खासे खाइफ रहते हैं। उसकी वजह यह है कि शाहजेब खानज़ादा जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब के दौर में सख्त तनकीदी किस्म के प्रोग्राम्स किए और बहुत ज़्यादा किए। अच्छी बात है, हर गवर्नमेंट के ऊपर तनकीदी प्रोग्राम्स होते हैं, उस पर तो हम एतराज़ नहीं कर रहे कि आपने क्यों किए, लेकिन सवाल ये है कि क्या आपने सिर्फ एक पार्टी के लिए उन तनकीदी प्रोग्राम्स का सिलसिला रखा, क्योंकि उस नौयत के प्रोग्राम्स हमें इस गवर्नमेंट के दौर में नज़र नहीं आते। शाहजेब खानज़ादा की तरफ से होते हैं, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल नहीं होते, होते हैं, लेकिन उनकी लेवल और उनकी नौयत उस किस्म की नहीं होती जैसे इमरान खान साहब के दौर में हुआ करती थी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो ज़्यादा पीटीआई को गुस्सा है वो इस बात का है कि इमरान खान साहब की जो एहलिया पर इद्दत केस बना था उसके हवाले से खावर मानिका साहब को शाहजेब खानज़ादा साहब ने बाकायदा एक एयर टाइम दिया। उन्होंने आके उनके ऊपर काफ़ी घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाए प्रोग्राम के अंदर खावर मानिका साहब ने, और उसके लिए ज़ाहिर है प्लेटफॉर्म जो है वो एक शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम के थ्रू उन्हें मिला। तीसरा जो घड़ी वाला मामला था इमरान खान साहब की, उसकी जो ख़रीदार थे उमर फ़ारूक जो कि दुबई के कोई लोग तो कहते हैं फ्रॉडिया ही हैं, तो उनको भी टीवी पे बुलाकर बाकायदा उनके साथ भी प्रोग्राम करवा के उसमें भी एक पूरे तरीके से इसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई, इमरान खान साहब की ज़ात को डिस्कस करके ये वो। चलिए करप्शन की हद तक तो हर कोई स्टोरीज़ करता है, अगर इन लोगों के ऊपर हुई है तो नवाज शरीफ की करप्शन के ऊपर भी बहुत सारी स्टोरीज़ होती रही हैं, तो ये तो आप कर रहे होते हैं। लेकिन ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर जो गुफ्तगू हुई और जिसके लिए प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया उसके ऊपर जो है वो पीटीआई के लोग, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के लोग जो हैं वो बहुत नाला रहते हैं शाहजेब खानज़ादा के ऊपर। अदरवाइज़ मैं वैसे समझती हूँ कि शाहजेब खानज़ादा जो है वो बहुत पोटेंशियल वाले एंकर थे और वो एक
आप कह सकते हैं कि उनका जो तरीक़ाकार था यानी गुफ्तगू का, क्वेश्चंस का, तो वो टफ़ टाइम देते हैं अपने ओपोनेंट को, जो कोई भी हो। लेकिन दूसरी तरफ जब आपकी सिलेक्शन जो है गेस्ट के हवाले से, टॉपिक के हवाले से, वो अगर किसी तरह भी कंट्रोवर्शियल होना शुरू हो जाए, तो फिर लोग जो है इस चीज़ को ज़ाहिर है ना सिर्फ ये कि रीड करते हैं बल्कि अपना रिएक्शन भी देते हैं। अब आज ये सूरत हाल हुई है कि शाहज़ेब खानज़ादा साहब अपनी फैमिली के साथ कहीं किसी मेरे ख्याल है बाहर के मुल्क में किसी मॉल में हैं, और वहाँ पर किसी शहरी ने उनके साथ बदतमीज़ी की, उनको कहा कि आप बहुत ज़लील हरकत करते हैं, आपने इमरान खान और उनकी फैमिली के ऊपर घटिया इल्ज़ामात लगाए और आपको शर्म आनी चाहिए, और इस तरह की बातें उनके मुंह पर कहीं, और साथ में उनकी वीडियो बना रहे थे। शाहज़ेब खानज़ादा इस मामले पर खामोश रहे, उन्होंने कोई उन्हें पलटकर उस तरह की जवाब नहीं दिया ज़ुबान में, लेकिन उन्होंने उन्हें ज़रूर मना किया कि आप वीडियो मत बनाएं, लेकिन वो बनाते रहे। ये जो है ज़ाहिर है एक नाखुशगवार वाक़या है, स्पेशली उस वक्त जब आप फैमिली के साथ हों, तो आप कोई भी शख्स जो है वो इसको पसंद नहीं करेगा कि उसके साथ इस किस्म का वाक़या पेश आए। मैं भी ये समझती हूँ कि आपका बहुत सारा इख्तिलाफ भी हो सकता है और आपको ये भी गुस्सा भी हो सकता है, लेकिन अगेन फिर वही बात है कि ऐसा तो फिर कल को हमें भी राह चलते हुए कोई भी जो नून लीगी लोग हैं वो आके शुरू हो जाएंगे कि भाई आपने ये क्यों बात कही है, क्यों बात की। तो हम इस हद तक तो हम खैर घटिया गुफ्तगू तक तो हम जाते नहीं हैं, ना हम ज़ातियात पे बात करते हैं। मेरी तो हमेशा कम से कम आपने भी देखा है कोशिश ये होती है कि मैं इस मौजूदा हुकूमत के बहुत से लोगों पर, शख्सियात पर तनकीद करती हूँ, उनकी पॉलिसीज़ पे भी करती हूँ, उनकी ऐसी चीज़ों पे भी करती हूँ जो कि उनकी ज़ात से मुतालिक हों, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर जो है वो तनकीद नहीं मैं करती और ना मुझे पसंद है। तो इसी तरह से अगर आप मतलब अब मैं कभी भी इस टॉपिक के ऊपर बात करना पसंद नहीं करूँगी कि कैप्टन सफदर और मरीम नवाज़ साहिबा की जो ज़ाती ज़िंदगी है वो कैसी चल रही है। मैं कभी ये जानने की कोशिश नहीं करूँगी कि शहबाज शरीफ साहब की कौन सी बेगम जो है वो उनके साथ ज़्यादा खुश रहते हैं वो, और किसका कंट्रोल है उनके ऊपर और किसके ऊपर वो डोमिनेट कर रहे हैं, या उनकी ज़ाती ज़िंदगी जो है वो कैसी है, ये कैसे मिले, इनकी शादी कैसे हुई। मैंने तो कभी इस तरह की जो चीज़ है उसके ऊपर बात नहीं की है। तो कहने का मकसद ये कि इमरान खान साहब की पर्सनल लाइफ को बिल्कुल भी प्राइवेट नहीं रहने दिया जाता, उनकी ऊपर जो है वो हमेशा गुफ्तगू होती रही है, हर दौर में होती रही है। लेकिन अब जब एक ऐसी खातून जो कि ज़ाहिर है पर्दा भी करती हैं और वो एक अलग उस तरह से मीडिया में आके ख़ुद को डिफेंड भी नहीं करती हैं, तो ऐसी खातून को निशाना बनाना और मुसलसल बनाना, वो ज़ाहिर है कि जो इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं वो उनको हर्ट करता है, और वो फिर जवाबन ये सब चीज़ें करते हैं जो कि शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए अदरवाइज़। लेकिन वो अपनी जगह, वो फिर जब हम उन्हें ये कहते हैं कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, तो आगे से कहते हैं कि इन्होंने भी तो देखे ना ये किया और इस तरह किया और इमरान खान की फैमिली के ऊपर इस तरह की बातें की हैं, तो फिर हम किधर जाएं, हमारी कौन सुने। तो वो फिर अपना गुस्सा जो है वो इस तरह निकालते हैं। तो ये एक पोलराइजेशन जो है माशरे में, उसने एक कदम बर्दाश्त को बहरहाल जन्म दिया है। इसमें हम सहाफ़ियों के लिए भी सोचने की बात है कि हम जब सहाफ़त करते हैं तो हमारी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमने वो भी नज़र में रखनी है, और हमने ये भी देखना है कि कहाँ पर हम ख़बर भी दे रहे हों लेकिन हम किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन ना कर रहे हों। ये भी बात जो है वो हमारे लिए मतमाइन नज़र होनी चाहिए। तो मेरा ख़्याल है यहाँ पर हम सहाफ़ियों को भी सोचने की बात है। फिर हम उनको भी कह सकते हैं कि भाई आप जो है इस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं, या आप किसी की पर्सनल कैपेसिटी में जाकर उनकी फैमिली के साथ इस तरह से किसी को जलील करना या उसकी तज़हीक करना, ज़ाहिर है कि ये भी किसी तरह भी इनकरेज नहीं किया जा सकता इस तरह की सिचुएशन में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये काफ़ी फिर अब इस वक्त कॉम्प्लिकेटेड बना चुकी हैं सोसाइटी को, और ऐसे वाक़यात हम बार बार देख रहे हैं। और ये हम उस वक्त भी यही बात कहते थे कि जिस लेवल पे चीज़ें लेके जाई जा रही हैं फिर ये होगा। अब काजी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ लानत वाला वाक़या जो पेश आया है उसको आप देख लें, एहसन इकबाल साहब हों, उनके साथ जो वाक़या पेश आया मैकडॉनल्ड्स में, मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं वो इवन जब बाहर गई उनके साथ जो वाक़या पेश आया, अब ये शाहज़ेब खानज़ादा हैं, मरियम नवाज़ साहिबा के साथ भी आ चुका है ऐसा वाक़या पेश, ये नवाज़ शरीफ साहब वगैरह जाते हैं तो फिर इनके साथ भी क्या कुछ होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, अब बात यह है कि जब आप सोसाइटी में इतनी फ्रस्ट्रेशन भर देते हैं, इतनी घुटन भर देते हैं कि आप अपने जो मुखालिफ हैं, उन मुखालिफ आवाज़ें हैं, उनको कोई स्पेस नहीं दे रहे होते, तो फिर लोगों का जहाँ जितना का बस चलता है वो फिर उतना का बस अपना निकाल लेते हैं। बस मुझे तो इसकी फिर यही समझ आती है, ना आप लोगों से वोट
आउट करके आपसे छुटकारा हासिल हो सकता है, ना आपके खिलाफ किसी अदालत में जाके कोई कार्रवाई करने का कोई फ़ायदा है। अदालतें सारी आपके कंट्रोल में हैं। आपके जवाब जो है, जो जर्नलिस्ट देते हैं या पे तनकीद करते हैं, तो उनकी आवाज़ें बंद करवा दी जाती हैं। तो आपने माशरे के पास कौन सी चॉइस छोड़ी है कि जहाँ पर माशरा जो है वो ये समझे कि भाई हम भी कहीं अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर सकते हैं। जब ये सिचुएशन होती है तो फिर हम देखते हैं जिसकी जितनी समझ बूझ इल्म और जितना कोई पढ़ा लिखा होता है उसी हिसाब से वो फिर उतना की रिएक्शन भी दे देता है। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो हमें दिखाई देती हैं, जो कि शायद अदरवाइज़ हम कभी भी इनको इनकरेज तो नहीं करते। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।